करना क्या है, और क्या ये गिरावट प्योरली इलेक्शन से रिजल्ट से पहले की नर्वसनेस है या इसमें कुछ ग्लोबल मार्केट के क्यूज भी हैं? इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। तो ऑब्वियसली एक तो रिजल्ट की नर्वसनेस है, लेकिन लास्ट 3-4 दिन से थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी वीक रहे हैं, खासतौर से यूएस में वो बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊपर रही हैं। लेकिन आपके हिसाब से इस समय मार्केट में क्या चल रहा है? क्या ये मेनली प्री वर्डिक्ट जिटर्स हैं? अनुज, मुझे लगता है मैं मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो देख रहे हैं अब 4 जून जो रिजल्ट्स का डेट है उसके बियॉन्ड भी, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है। तो मुझे नहीं लगता वो जो सेगमेंट है लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, एफपीआई जो है वो ज्यादा टिंकरिंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, या कोई वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी यही देख रहे हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली एलोकेटेड रहे। मुझे नहीं लगता किसी ने कोई कैश लेवल्स बढ़ाए हैं पोर्टफोलियो में ये एक्सपेक्ट करके कि मार्केट या तो करेक्ट होगा या एक अपॉर्चुनिटी देगा। वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं है इस समय लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स में। तो ये जो सेगमेंट है इसका मुझे नहीं लगता है कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है इससे कोई कंट्रीब्यूशन है। जो दूसरा सेगमेंट है जो थोड़ा एक्टिव ट्रेडर वाला जो सेगमेंट है, मुझे लगता है वो सेगमेंट काफी एक्टिव है इस समय, स्पेशली एफएनओज में। और इसकी वजह से जो आप विक्स की वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी जो आप ट्रैक करते हैं अपने शो पे, वो भी हाई है। और मुझे लगता है जैसे जैसे इलेक्शन का दिन और उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले संडे को एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, तो उस समय की जो वॉलेटिलिटी है मुझे लगता है काफी पीक आउट होगी। तो और ग्लोबल जो आपने बात करी अनुज, ग्लोबल तो एक तरह से एक दायरे में ही चल रहा है। जो यूएस के यील्ड्स हैं वो भी एक लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं, फिर वहां से थोड़ा करेक्ट हो जाते हैं। और मेटल्स में भी हमने तेजी देखी है। तो एक तरह से कोई पैनिक की किसी की कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई वरीड है कि कैश में जाना चाहता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा और करेक्शन आया तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। जी, ये बताइए, ये तीसरा सत्र हुआ इस मार्केट के, आप कंसोलिडेशन कहें या करेक्शन का, आप लोगों ने कुछ नया खरीदा है या फिर बस वेट कर रहे हैं? देखिए, वेट करने के कुछ हमारे कुछ बेचा है, लेट मी रीफ्रेज इट, कुछ नया खरीदा है या कुछ नया बेचा है? वो दोनों थोड़ा बहुत चलता रहता है, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग रेगुलरली। हमने अभी पिछले बार भी मैं आया था तो हमने बात करी थी वीरेंद्र के साथ नॉन फेरस मेटल में। मुझे लगता है जितना हमने रिसर्च किया है कि काफी अच्छी एक रैली के आसार बन रहे हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, निकल, जिंक, सिल्वर, इन सब में, क्योंकि ये एक कमर्शियल कमोडिटीज हैं जो यूज होती हैं वेरी लार्ज इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो जो एक सप्लाई एक्सेस थी चाइना से वो अब कम हो रही है, और दूसरी चाइना भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसके देखते हुए हमने एक, अगेन मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने हिंडाल्को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है पिछले महीने भर में, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी एफिशिएंट प्लेयर है और काफी ट्रिगर्स हैं इसमें। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए वो भी अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर थे। और मुझे लगता है उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो भी काफी 2400 से 2600 डॉलर की जो उन्होंने रेट की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट रेट एल्यूमिनियम का उससे ऑलरेडी ऊपर है, 2700-2800 के ऑलमोस्ट लेवल पे आ रहा है। तो मुझे लगता है एक हिंडाल्को अच्छा प्ले है जिसको हमने ऐड किया है। दूसरा हमने ग्रासिम ऐड किया, जो एक हमारा बेट है कैपेक्स रिफ्लेशन अल्ट्राटेक के थ्रू। जो सीमेंट प्राइसेस बढ़े नहीं हैं, हो सकता है कि अब उसमें फाइनली कुछ मूवमेंट आए। इंश्योरेंस में हमने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं। मुझे लगता है वो भी एक सेगमेंट है जो काफी बीटन डाउन है, जहां पे आप इन्वेस्टर्स को अच्छा मौका मिल रहा है लाइफ में, आईसीआईसीआई प्रू और स्टार हेल्थ जैसी कंपनीज के थ्रू। तो ये हमने अपॉर्चुनिस्टिकली ऐड किए हैं। इनपे हमारी काफी समय से हमारा रिसर्च था, नजर थी इन स्टॉक्स पे। पर मुझे लगता है कि अब ऐसा समय हमको मिला है कि हम इन्हें कॉन्फिडेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इसमें जगह बनाने के लिए हमने थोड़े जो बैंक्स हैं, लार्ज बैंक्स, उनको एग्जिट किया है, क्योंकि वहां पे क्लियरली लग रहा है कि जो हाईएस्ट मार्जिन की जो पीक मार्जिन थे वो ऑलरेडी हो गए हैं, हमारे पीछे हैं। और अब आगे से मार्जिन प्रेशर रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा पर मार्जिन प्रेशर रहेगा।
मीनवाइल निफ्टी एट डे लो 22,441 और अनुज सही महीने में आप और मैं जब इस कुर्सी पे आके बैठे तब से अगर आप निफ्टी बैंक का प्राइस देखें तो 500 पॉइंट एग्जैक्टली दैट मींस जो एक अभी अमरेला हमारे ऊपर था वो भी चला गया। नहीं बिल्कुल विरोध है कि अभी जो बात होती है अगर निफ्टी 22,450 तोड़ेगा तो उसको फिर अब बैंक निफ्टी लीड करेगा क्योंकि आईटी ने जितना गिरना था बाकियों ने जितना गिरना था वो गिर चुका था। ये जो डिफरेंशियल था ये टिकना नहीं था ज़्यादा क्योंकि इवेंचुअली ऐसा नहीं हो सकता कि एक पहिया एक तरफ चले दूसरा पहिया कंप्लीटली दूसरी तरफ चले फिर तो गाड़ी एकदम कंप्लीटली डिरेल हो जाएगी। तो ये जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आनी थी ये बैंक निफ्टी की वजह से आनी थी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है थोड़ा सा नहीं काफ़ी ओवरसोल्ड हो रहा है क्योंकि अब पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.6 तक गया था थोड़ा वापस अब बाउंस बैक आया उसमें 0.62 पर आया है। ठीक है अब पता नहीं कहना बहुत टफ है कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ पे जाके बॉटम होगा। क्या ये वापस 21,800 तक ही जाएगा पूरा या फिर उससे पहले ही बाउंस बैक आ जाएगा मार्केट में क्योंकि अभी कल का दिन और बाकी है। कल हो सकता है मार्केट में थोड़ी और पेन हो। और एक और चीज़ है अभी मार्केट क्या और प्रिपेयर कर रहा है कि कल यूएस मार्केट से भी खराब क्यूज मिलेंगे एक गैप डाउन की उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम कि यूएस मार्केट काफ़ी खराब हो गई। वो फ्यूचर्स वापस देख लेते हैं अगर वो फ्यूचर्स रेडी हो तो यूएस फ्यूचर्स मेरे ख्याल से वहाँ से भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन अभी भी अगर हम किसी तरीके से 22,450 रिक्लेम कर लें और उसके ऊपर बंद हो जाएं एक बार 22,500 तक की भी चाल करने की कोशिश कर लें समहाउ क्लोज पर तो एटलीस्ट 20 डे मार्क को हम डिसाइसिवली नहीं वायलेट करेंगे। वो है क्या यूएस फ्यूचर्स अभी 306 पॉइंट है अभी थोड़ी रिकवरी हुई है करीब 50 पॉइंट की वहाँ पर। ओके ठीक है तो वो यूएस फ्यूचर्स अभी करीब 300 पॉइंट डाउन है लेकिन है तो वो भी डाउन तो वहाँ से मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्केट की होप ये हो सकती है कि कल सुबह एक बार के लिए थोड़ी सी रिकवरी आ जाए यूएस से मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिरेंगे उतना ना गिरे लेकिन वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आ जाए ये भी एक होप होगी। लेकिन मूड तो बिगड़ गया मार्केट का लेकिन अभी 22,450 रिक्लेम कर लिया ये अच्छी चीज़ है। जी हाँ 22,450 रिक्लेम कर लिया आपकी स्क्रीन पे। हालांकि बैंक निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट देखिए आप वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें प्राइस डैमेज हुआ है इस कार्यक्रम के दौरान। अभय जी आज इस चिंता का विषय आई थिंक जो ठीक है अब पॉलिटिकल आई थिंक या फिर रिजल्ट्स का आउटकम बाजार क्या गैस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको हम छोड़ देते हैं पर सही मायने में ये जो प्राइस डैमेज हुआ है इसका पीछे बड़ा कारण आज निफ्टी आईटी भी है। अब यूएस मार्केट ने पिछले 3 दिन जो प्राइस बिहेवियर दिखाया है ये जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं आपको क्या लग रहा है मीन अभी आईटी में फ्रेश डाउनसाइड खुल गया है क्या फॉर द टाइम में? वीरेंद्र हमारी रेगुलरली बात होती रहती है आपके साथ जब भी शो पे आप आईटी की हमेशा मुझसे चर्चा करते हैं और मेरा व्यू आईटी पे एज अ फंड हाउस भी नेगेटिव है। पिछले 2 साल से हमारे पास कोई भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक नहीं है और वो इसलिए वीरेंद्र क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं इन आईटी कंपनीज के स्पेशली जो हमारी लीडिंग कंपनीज हैं टीसीएस इन्फोसिस वो अभी भी फैक्टर इन नहीं कर रहे कि एक सेक्युलर 2 तरह की इनकी प्रॉब्लम्स हैं। वो एक है कि जो एआई के थ्रू और नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो कंपटीशन इनको मिल रहा है उसके लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। अपना टाइम एंड मटेरियल मॉडल बचाने में लगे रहते हैं पर इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और ना प्राइसिंग पावर है। तो इस इन्वायरमेंट में जस्ट कि आप एक ब्लू चिप है आपको 25-30 टाइम का पी मल्टीपल मिलेगा मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स ज्यादा समय तक ये मल्टीपल देंगे। तो आपका जो सवाल था कि क्या एक डाउनसाइड खुल गया है मुझे लगता है कि मैं मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं पर मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में एक कन्विक्शन बाइंग आए बड़ा मोटा पैसा आए इन्वेस्टर्स का मुझे इसकी उम्मीद नहीं है अभी। ओके मीनवाइल मार्केट में रिकवरी अब और अब 22,500 की तरफ बढ़ते हुए हम और अगर 22,500 क्रॉस कर लिया ना वीरू तो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है मार्केट में वो जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो एक तरफ की ट्रेड पूरी निपटा कर दूसरी तरफ एंट्री कर लेते हैं। ये जो हेज फंड्स हैं आजकल इनका यही काम है। तो अब अगर 22,500 अगर आपने क्रॉस करना शुरू किया और बैंक निफ्टी देखिए वापस अब 200 पॉइंट ऊपर हो गया तो फिर उसी का सहारा मार्केट को बैंक निफ्टी का ही क्लियरली। अभय जी HDFC बैंक बॉटम आउट हुआ क्या आपके हिसाब से क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में क्लियर साइंस ऑफ डिलीवरी बाइंग यानी थोड़ा ओवरसोल्ड था तो एक थोड़ा टेक्निकल बाइंग है उसमें जहाँ पे अंडर एलोकेशन हो गया था किसी का वो ले रहे हैं पर फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कि अभी साल भर तक इसमें हम अच्छे नतीजों की या उम्मीद से बेहतर नतीजों की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्योंकि जो इनका कोर अर्निंग ड्राइवर था वो था एक्सेस टू लो कॉस्ट डिपॉजिट
जो कासा डिपॉजिट हम कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट प्लस सेविंग्स प्लस करंट अकाउंट, वो कम होता जा रहा है। मतलब वो अब आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत कंपटीशन है उस डिपॉजिट्स के लिए, और स्पेशली द हमारी पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, कैपिटल मार्केट्स हैं, तो वो काफ़ी पैसा उसमें आ रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कॉस्ट का प्रेशर रहेगा, जो इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो मौके हैं डिप्लॉय करने के हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को, वो भी कम होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक साल 1.5 साल तक ये बैंक एक लो ग्रोथ एनवायरनमेंट में आ जाएगा, जो इन्वेस्टर्स यूज टू नहीं है। इन्वेस्टर्स यूज टू हैं 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने के, वो मुझे नहीं लगता है कि अगले 1.5 साल तक ये बैंक दिखा पाएगा। तो वैल्यूएशन जो अभी भी एलिवेटेड है, वो डेफिनेटली प्रेशर डालेंगे स्टॉक प्राइस पे। तो मुझे लगता है शायद एक बॉटम बन गया हो, पर यहाँ से कितनी रिटर्न आएगी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ओके, एचडीएफसी बैंक को लेकर अभी भी संदेह। अच्छा, बाय द वे 22,520 की वापसी होती हुई तो झटका शेकआउट और उसके बाद कुछ संभलने की कोशिश, और निफ्टी बैंक जितनी तेजी से टूटा था उतनी तेजी से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। करीब 217 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इस पूरी वॉलेटिलिटी में कंजम्पशन थीम काउंटर्स, अबे वेरी क्विकली कंसिडरिंग 2 दिन पहले मॉनसून दस्तक दे चुका है, क्या HUL, आपका ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर कुछ पोजीशंस आप लोग अब और ऐड करना चाहेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इलेक्शन रिजल्ट जो भी हो? जी बिल्कुल ऐड करना चाहेंगे हर्षदा। मुझे लगता है अगेन ये सारे स्टॉक जिनका आपने नाम लिया, ये काफी लंबे समय के टाइम करेक्शन से निकले हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। काफी इन्होंने स्ट्रगल किया पिछले 2 साल में अपना मॉडल रीओरिएंट करने के लिए। डोमेस्टिक जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं हर शहर में, हर गांव में, हर स्टेट में, उनके साथ compete करने का। अब मुझे लगता है कि इन बड़ी कंपनीज ने काफी कुछ समझ लिया है कि उनके साथ कैसे compete करें। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मॉनसून बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो, एक जो हम काफी समय से देखे नहीं 10% की वॉल्यूम ग्रोथ इन बड़ी लार्ज कंपनी से, मुझे लगता है कि अगले 2-3-4 क्वार्टर में वो हमको वापस दिखेगी, और उसकी वजह से जो वैल्यूएशंस इनके हिस्टोरिकल बेसिस पे बीटन डाउन है, वो वापस अपने मीन को रिवर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल FMCG जो है, लार्ज कैप FMCG, बहुत अच्छा स्पेस है इन्वेस्टर्स के लिए। जी, और वैभव जी अब एक स्पेस पे और जिसने बीते 3 महीने में अच्छा पैसा बना के दिया है, वो वाइट गुड सेगमेंट। हेवल्स को देखिए, मतलब CY23 की सारी अंडर परफॉर्मेंस के जो गिले शिकवे थे वो मिटा दिए। वोल्टास थोड़ा सा चूक गया बिकॉज ऑफ आई थिंक थोड़ा सा अर्निंग मिस था इसमें, बट डिक्सन मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। वाइट गुड सेगमेंट में आप लोगों ने कुछ ऐड किया था, या फिर ऐड किया तो निकाल दिया? अब सेंस क्या बन रहा है आपका वाइट गुड सेगमेंट में? वीरेंद्र, हमने इसमें काफी रिसर्च किया है, और एक बड़ी अच्छी बात जो हमने देखी, और मुझे बहुत खुशी होती है ये बात सुन के भी और दूसरों को बता के भी, कि इस समय आप वाइट गुड स्पेस देखेंगे इंडिया में तो इंडियन कंपनीज, इंडियन ब्रांड्स नंबर 1 है, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, प्राइसिंग को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्विस को लेके। और जो पहले एक थिंकिंग होती थी कि फॉरेन का ब्रांड है तो अच्छा होगा, वो थिंकिंग अब बिल्कुल नहीं है। अब क्लियरली जो हमारे ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, बेटर देन इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इस समय इंडिया में। तो आपने जो नाम लिए हैवेल्स, एक्सेलेंट कंपनी, काफी अगेन प्राइस करेक्शन के थ्रू गए थे जब वो मार्केट कंसोलिडेट कर रहे थे। अब वापस उनको मार्केट का एक डिमांड की वजह से और एक्सपोर्ट का जो इन सब कंपनीज को मौका मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हैवेल्स का चेन्नई प्लांट एक्सपोर्ट्स करने लगा है अब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक स्पेस है जिसमें हमने काफी पहले से बेट ली थी। मैं पहले भी बात करी है, डिक्सन हमने कोविड के टाइम पे लिया था, तब आई थिंक 600-800 रुपए की रेंज में था वो स्टॉक, और एक लॉन्ग टर्म बेट थी विच हैज प्लेड आउट वेल। एम्बर जो है, एम्बर एंटरप्राइजेस अभी देश के 10 टॉप ब्रांड्स में से 8 ब्रांड्स के लिए एसी बनाता है, और जो गर्मी का माहौल है उस सब से हम जूझ रहे हैं, आप और मैं और बाकी सब भी। तो एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की सेल्स होने वाली है अच्छी, रूरल इनकम बढ़ने वाली है, पर कैपिटा जीडीपी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। तो वाइट गुड स्पेस एक बहुत ही अच्छा स्पेस है, और अगर अप्रोप्रिएटली प्राइस कंपनीज मिले तो हम बड़े शौक से उसे ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से।
डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें? कल मज़गांव डॉक के नंबर्स आए थे, बहुत बेहतरीन नंबर्स। ऑब्वियसली स्टॉक भी काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन क्या इन स्टॉक्स पर अभी भी भरोसा बनाए रखें? ये अगेन अनुज, जैसे आपने भी पहले चर्चा करी थी, ये लॉन्ग टर्म थीम है। प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने फिर से कहा कि महंगे हो गए हैं स्टॉक, तो ये एक वेल नोन स्टोरी है। पर मैंने देखा है कि अगर अपॉर्चुनिटी स्पेस बड़ी हो और 5 साल का हम व्यू ले सके कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की भी अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिक जो कंट्री की यूसेज है उसकी भी अपॉर्चुनिटी है, प्लस आप एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं। अगर मैं इन दो चीजों को मिलाऊं और 5 साल का व्यू ले, तो फिर जो अभी की हाई वैल्यूएशन है वो इतना मायने नहीं रखती है। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि 5 साल में कितना हम पैसा बना सकते हैं। क्या 5 साल का हमारा IRR 25-30% हो सकता है इन स्टॉक से? मुझे लगता है हो सकता है। अभी भी जो हमारे डिफेंस के नेम्स हैं, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो ये मैं इग्नोर करूंगा अभी की हाई वैल्यूएशन को, अपॉर्चुनिटी देखते हुए जो लॉन्ग टर्म की है। ऑलराइट अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट अब 22बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।